तो हम लोग भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को समझ रहे थे। हम लोगों ने दादा भाई नेरोजी, ठीक है, उनके धन निष्कर्षण सिद्धांत को समझा। ठीक है, दादा भाई नेरोजी से याद आया कि दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। तो ये आप एक बार याद रख सकते हो कि नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। ठीक है, जिसे निम्न सदन कहते हैं। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वहां पर इसको चुनाव लड़ा था। ठीक है, पूछा जाए किस पार्टी ने इनको उतारा था तो आप बता देना, जब इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लड़ा था तो वह लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, ये लिबरल पार्टी से वहां खड़े हुए थे। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि और ये चुनाव जीत गए थे। 1892 में इस चुनाव को लड़ा था इन्होंने और इस चुनाव को उन्होंने वहां पर जीत लिया था। इसी प्रकार मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को, तो बंगाल विभाजन के विरोध में भी काफी कुछ हुआ था। तो कुछ चीजें पूछते हैं कि विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहां पर की गई। ठीक है, तो 7 अगस्त आपको डेट याद रखनी है 1905 को स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आया था। इसकी घोषणा कहां पर की गई, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए। तो इसकी घोषणा कहां पर की गई है तो बताना। कलकत्ता में एक जगह है टाउन हॉल, टाउन हॉल कलकत्ता। ठीक है, तो इसकी घोषणा टाउन हॉल में की गई। कब प्रभावी हुआ, मैंने आपको बताया था कि 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था 1905 को। ठीक है, और इसी दिन उन्होंने बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब नेरोजी की हम लोग बात कर रहे थे, नेरोजी को देखते हैं। नेरोजी ने 1906 में सबसे पहले स्वराज की मांग रखी थी। सबसे पहले स्वराज की मांग इन्हीं ने की थी, मांग प्रस्तुत की थी। कहां पर की थी तो कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का वो कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, अब ये स्वराज आंदोलन चलाने का तरीका क्या था, इसका तरीका कैसा हो, ठीक है, इसको लेके गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया और 1907 में सूरत अधिवेशन में, सूरत में कांग्रेस में विभाजन हो गया। अब 2 धड़े बन गए, गरम दल और नरम दल। ठीक है, अब इस पूछा जाए सूरत जो अधिवेशन था, यहां पर सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था तो रास बिहारी बोस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे तो नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला लिखा था, बाद में ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं, ये फैक्ट्स हैं जो उस समय चल रहे थे। इसी समय पूना में प्लेग फैला हुआ था, तो चापेकर बंधु दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग अधिकारी रैंड और एमस्टर्ड की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा थी, बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, इसको फैलाने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, तो आपको 2 लोगों का नाम याद रखना है, भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र कुमार घोष का। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, ये 2 लोग थे जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। बारिंद्र कुमार घोष ने एक पुस्तक भी लिखी थी। अगर आप बारिंद्र कुमार घोष को समझ रहे हैं तो 1905 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, भवानी मंदिर।
भवानी मंदिर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। और 1906 में इन दोनों ने मिलकर 1906 में एक संगठन बनाया था, और उस संगठन के तहत उन्होंने युगांतर नाम का समाचार पत्र निकाला। युगांतर नामक क्या निकाला? समाचार पत्र निकाला। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इस समय। अब थोड़ा सा इसी समय से थोड़ा सा पीछे चलें और विवेकानंद जी को देख लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा 1893 को देख लेते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए और पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग विवेकानंद को देखते हैं। इस समय विवेकानंद काफी छाए हुए थे। ये एक धर्म संसद का आयोजन हो रहा था अमेरिका के शिकागो में, शिकागो यूएसए में। ये वहां पहुंच गए और इनको वहां 2 मिनट बोलने का समय दिया गया, और जैसे उन्होंने अपना वक्तव्य का संबोधन कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है। अब जो बंदा 1893 में गया, 14 वर्ष के बाद वो वापसी करता है, तो उन्होंने एक लेखमाला भी लिखी थी, न्यू लैंप फॉर ओल्ड। इन्होंने एक सीरीज लिखी थी, ठीक है, पत्रों की सीरीज थी कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड। ये बड़ी फेमस हुई थी। ठीक है। अब इन सब चीजों को अगर आप समझें और आगे बढ़ें, अगर इन सब चीजों को समझें और आगे बढ़ें, तो आप देख लेना कि बंगाल में पी मित्रान अनुशीलन समिति का गठन करते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। ठीक है। और दामोदर सावरकर को आप अगर देख रहे हैं 1904 में, तो वो अभिनव भारत नाम का एक संघ खड़ा करते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को उभारने का जो श्रेय था वो तिलक के पत्र केसरी को जाता है। मैंने आपको बताया था 1893 में गणपति महोत्सव, 1995 में शिवाजी महोत्सव को तिलक ने मनाना शुरू कर दिया, ताकि ये जरिया था कि लोगों को इकट्ठा करके अपनी बातों को वहां तक पहुंचाया जा सके और लोगों में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक है। अब प्रफुल्ल चाकी की बात करते हैं, खुदीराम बोस की बात करते हैं। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट नाम थे। उन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर के जंग थे ना, जज थे वो, किंग्स फोर्ड, उनको मारने का प्रयास किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, इससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। इसमें चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को क्या हुआ, 15 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी। फिर हमने होम रूल सोसाइटी की बात की थी और हमने इस तरह बात की। हमारी बात चल रही थी लास्ट क्लास में कामागाटा मारू कांड पे। ठीक है, कामागाटा मारू कांड, इसने एक नया प्रकार का इतिहास में नाम तक रखा। कामागाटा मारू क्या था? ये एक जापानी जहाज था। ठीक है। इस जहाज को गुरुदत्त ने किराए पे लिया था। गुरुदत्त ने इसको किराए पर लिया। ठीक है। और यह 351 पैसेंजर को लेकर, ठीक है, 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। ठीक है। और फिर यहां से हुगली पे कहां पहुंचा? बजगज बंदरगाह पे पहुंचा। तलाशी हुई, संघर्ष हुआ, 18 यात्री मर गए। कनाडा ने इसको अपने यहां घुसने से मना कर दिया था, हम लोगों ने पहले भी इससे बात की थी। ठीक है। फिर कितने मारे गए याद रखना, और 25 लगभग इसमें घायल हो गए थे और बाकी की गिरफ्तारी कर दी गई थी उस समय।
फिर हमने क्या बोला था कि 1911 में राजधानी परिवर्तन हुआ। राजधानी परिवर्तन मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, लेकिन जब वायसराय हार्डिंग राजधानी में प्रवेश कर रहे थे हाथी पर बैठकर, वो डेट थी 23 दिसंबर 1912। ठीक है, वायसराय हार्डिंग हार्डिंग पर बम फेंका। किसने फेंका? तो आपको याद रखना है, रास बिहारी बोस ने वो बम फेंका था। ठीक है, बच गए भैया वो। 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। ठीक है। अब 1913 की हमने बात की कि लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, 1913 में। तो जो 13 में स्थापना हुई थी, उस समय महीना था नवंबर 1। ठीक है, गदर पार्टी पूछा जाए किसने किया, कहां पर थी? सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई। किसने की? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। इसमें सोहन सिंह भागना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भाखना को बनाया गया। ठीक है, और जो हरदयाल थे वो इसमें पहले मंत्री बनाए गए। ठीक है, और कोषाध्यक्ष थे वो काशीराम को चुना गया। कोषाध्यक्ष काशीराम को चुना गया। अब गांधी जी लौट रहे हैं 1915 में, बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। ठीक है, विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो गांधी जी ने भारतीय लोगों से अपील की कि ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ। इसी समय अंग्रेज सरकार ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज सरकार के द्वारा दी गई थी। इनको उस समय भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। लेकिन बात आती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। कांग्रेस में का लखनऊ अधिवेशन होता 1916 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ 1916 में? बड़ा कुछ खास होता है। कांग्रेस का एकीकरण होता है। कांग्रेस का एकीकरण मतलब गरम दल और नरम दल वाला एकीकरण। गरम प्लस नरम दल एक हो गए, यहां पर एकीकरण हो गया। ठीक है, लीग का सहयोग हुआ, और यहां पर लखनऊ में लीग का भी सम्मेलन हुआ साथ में। और यहीं पर मैंने आपको क्या बताया था, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की मांग मांगी। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने क्या कर लिया, को एक्सेप्ट कर लिया। एक बड़ी भूल मानी जाती है, लेकिन ठीक है, किया तो किया, उस समय क्या कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई, पहले तिलक ने, फिर बेसेंट ने। ठीक है, तिलक ने बेलगांव में की थी, और इन्होंने जो बाद में इन्होंने एनी बेसेंट ने अपनी लीग का किया था। तो हमने वहां तक देखा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कर दी थी। ठीक है। अब थोड़ा सा चीज देखेंगे, चीजें बदल रही हैं। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल नहीं है। रॉलेट एक्ट में कौन थे? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता थी। सर सिडनी रॉलेट कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कब पास करा गया? तो 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में इसको पास करा गया। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा सा समझना है आपको। ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा,
ठीक है। रॉलेट एक्ट था क्या? इसमें था कि किसी भी व्यक्ति पर कोई संदेह हो जाए, संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर क्या कर लेंगे, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। ठीक है, मतलब बिना मुकदमा चलाए हम क्या कर रहे हैं, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार हम वहां पर कर सकते हैं। ठीक है। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। ठीक है। इसी समय क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, 13 अप्रैल, आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, अमृतसर में जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और बैसाखी के दिन हुआ। बैसाखी के दिन हुआ। क्या हुआ था, जलियांवाले बाग में कई सारे लोग, अमृतसर के जलियांवाले बाग में कई सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। किस लिए प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। सैफुद्दीन किचलू की, इन दोनों की क्या हुई, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। अब इसी गिरफ्तारी पर यहां पर क्या हुआ, इसके लिए एक जनसभा थी, और इस जनसभा पर क्या कर दिया, जनरल आर डायर, जनरल आर डायर ने, ठीक है, बिना चेतावनी गोली चलवा दी, बिना चेतावनी के। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर 379 लोग मारे गए। ठीक है। और लगभग 1200 लोग घायल हो गए। ये ब्रिटिश सरकार का आंकड़ा है, क्लियर आंकड़ा नहीं माना तो ऐसा था, इससे कई गुना ज्यादा लोग। ठीक है। इसमें एक व्यक्ति था हंसराज, हंसराज ने इसको सहयोग दिया था। जनरल डायर को किसका सहयोग था, हंसराज नाम के व्यक्ति का सहयोग था, उसी ने बताया था। जलियांवाले बाग में एक ही रास्ता था, जो आने का था और जाने का था। ठीक है। इस हत्याकांड के विरोध में, इसी जलियांवाले बाग के विरोध में, इस हत्याकांड के विरोध में क्या हुआ, टैगोर ने एक उपाधि त्याग दी थी, नाइट की उपाधि। ठीक है। वापस कर दी। और 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन हुआ। तो पूछा जाए हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग से संबंधित है। इसमें 3 भारतीय थे, 3 भारतीय सदस्य थे। पहला चिमनलाल सीतरवाड़, दीवान चिमनलाल सीतरवाड़ थे इसमें। ठीक है। शहजादा सुल्तान अहमद, और तीसरा जगत नारायण। ये केवल भारतीयों को संतुष्ट रखने के लिए किया गया था कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, लेकिन आपको तो लगता है निष्पक्ष जांच तो हुई नहीं। 3 भारतीय सदस्य बनाए गए थे। ठीक है। तो कुल इसमें 8 सदस्य थे, 5 गोरे थे, 3 भारतीय थे। ठीक है। अब कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग कांड के विरोध में एक
एक समिति का गठन किया था। तो पूछते हैं कि उस समय कांग्रेस ने कौन सी कमेटी गठन किया। इसी समय कांग्रेस ने भी एक जांच कमेटी बनाई, ठीक है, और जिसका गठन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया। तो कांग्रेस ने भी एक जलियांवाला बाग कांड जांच समिति की स्थापना की। और अध्यक्षता कौन थी? अध्यक्षता किसकी थी? मदन मोहन मालवीय जी की, ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन से थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके सदस्यों में नेहरू जी थे, गांधी जी थे, CR दास थे, चित्तरंजन दास, तैयब जी थे और जयकर थे। तो ये इसके सदस्य थे। तो आप समझ सकते हैं कि जलियांवाला बाग के उपलक्ष्य में जो उपाधियां त्यागी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, गांधी ने भी कैसर हिंद को छोड़ दिया, कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया, त्याग दी। जमनालाल बजाज थे उस समय, बिजनेसमैन थे। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इन्होंने इसको भी त्याग दिया, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट और सर की उपाधि त्यागी थी, ठीक है। अब देखा जाए कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति था, उसमें आंसर था जल्दी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए परेशान नहीं होना है, आते हैं तो इनको छोड़ना है, ये छोड़ने के लिए बने हुए, ठीक है। अब चीजें बदल रही थी। अब यहां से देखा जाए तो गांधी का युग शुरू हो रहा है। अब कांग्रेस में परिवर्तन आ रहा है और गांधी जी कांग्रेस पे हावी होने जा रहे हैं। गांधी जी को समझ लेते हैं तो 1893 से समझते हैं। 1893 में जब विवेकानंद शिकागो में भाषण दे रहे थे, तब ये साउथ अफ्रीका गए थे। कहां गए? साउथ अफ्रीका गए। और इन्होंने वहां 20 वर्ष तक रंग भेद के खिलाफ लड़े। गोरे और काले का जो वहां भेद था उसके लिए लड़ रहे थे। और यहीं पर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही सर्वप्रथम सत्याग्रह चलाया था, सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ठीक है। चीजें बदलने वाली हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गांधी जी ने यहां पर अपनी विचारधारा को प्रचार और प्रसारित करने के लिए फिनिक्स फार्म थी, उसको वहां वो सेटलमेंट कहते थे। फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। पूछा जाए किस लिए? अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी हिंद स्वराज। ये उन्होंने 1909 में लिखी थी। जब 1909 का एक्ट आया था उस समय ये लिख रहे थे। कब लिख रहे थे? लंदन जाते समय। उस समय वो लंदन जा रहे थे, लंदन जाते समय उन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। फिर गांधी जी क्या करते हैं? 1915 में भारत लौटते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस याद होगा। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु बने गोखले साहब। ये राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है।
और 1915 में ही इन्होंने साबरमती के किनारे तट पर, साबरमती के किनारे एक इन्होंने आश्रम की स्थापना की। इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है। सबसे पहले इनका सबसे पहला काम पूछा जाता है, गांधी जी का वो पहला काम कौन था जिसकी वजह से गांधी जी पहचाने गए, तो आपको वो बताना है। ठीक है। इनका महत्वपूर्ण काम था गिरमिटिया प्रथा का विरोध। इन्होंने गिरमिटिया प्रथा को रोकने का काम किया था। मतलब यहाँ क्या करते थे, मजदूरों को भर्ती करते थे और उनको बाहर ले जाकर उनसे काम कराया जाता था सस्ती दरों पर, तो वो गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। उसका विरोध किया। फिर 1917 में हम पढ़ चुके हैं चंपारण, लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है। लेकिन पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह, ओके, लेकिन बताया जाए पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था वो कौन सा था? तो वो खेड़ा सत्याग्रह था, वो खेड़ा था। ठीक है। यहां तो क्या था, ये प्रयोग था, ये अमल था। खेड़ा में उन्होंने क्या किया, कर नहीं आंदोलन, मांगे पूरी करो नहीं तो हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए खड़े हुए। ठीक है। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में इन्होंने पहली भूख हड़ताल की। ठीक है। पूछा जाए अहमदाबाद का इशू क्या था, किस चीज के समर्थन में? ये प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग बोनस के मुद्दे पर उन्होंने हड़ताल की थी और मजदूर क्या थे, हड़ताल पर चले गए थे। ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें बदल रही हैं। ठीक है। अब एक आंदोलन आने वाला है जिसका नाम है खिलाफत। एक एक मौका चाह रहे थे गांधी जी, एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जाए जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाया जाए। तो उसके लिए खिलाफत मूवमेंट उनको एक उचित एक मौका मिल गया। खिलाफत मूवमेंट ने उनको एक अवसर दे दिया। ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन था क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, ब्रिटेन टर्की के खलीफा के को सत्ता से हटाना चाहता था। ब्रिटेन टर्की के खलीफा को हटाना चाहता था और खलीफा मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि माना जाता है, तो सभी मुसलमान मित्र राष्ट्र इसके विरोध में थे। तो खलीफा के समर्थन में सभी लोग आ गए। ठीक है। और 19 अक्टूबर 1919 पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है। और नवंबर में 1919 में हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। 23 नवंबर को हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर वो मीटिंग हुई थी 1919 को। ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन, अखिल
भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है। ठीक है, कहां पर होता है? दिल्ली में होता है, दिल्ली में होता है। और अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता इसकी गांधी जी ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक अवसर माना। और 20 जून याद रखना है, 1920 इलाहाबाद याद रखना है। इलाहाबाद याद रखना है। हिंदू मुसलमानों की एक संयुक्त बैठक होती है। इसमें क्या होती है? हिंदू मुस्लिम एक ज्वाइंट बैठक हुई। ठीक है, जिसमें असहयोग एक अस्त्र के रूप में, असहयोग एक अस्त्र के रूप में हम लोग बात करेंगे, मतलब सरकार के साथ अब सहयोग नहीं करना। ठीक है, 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। खिलाफत मूवमेंट समाप्त हो गया। क्या हुआ, क्यों समाप्त हुआ अगर पूछा जाए, वाई, तो आप बताएंगे कि तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक है, और इसने क्या कर दिया? इस सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो जो चीजें थी वो आप देख रहे हैं यहां पर, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने के विरोध में थे। गांधी जी ने क्या किया था कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन शुरू में देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल इससे सहमत नहीं थे। खैर चीजें बदलती हैं और अब हम लोग देख रहे हैं असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन, अब असहयोग आंदोलन को समझने की बात करें, सबसे पहले हम समझेंगे सितंबर 1920, साफ कर देते हैं, सितंबर 1920 को आप समझिए। ठीक है, कलकत्ता में कांग्रेस समिति का एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं लाला लाजपत राय। लाला जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये कलकत्ता में कांग्रेस कार्यकारिणी गांधी जी को असहयोग आंदोलन को शुरू करने की अनुमति दे देती है और 1 अगस्त 1920 को गांधी क्या करते हैं? गांधी जी असहयोग आंदोलन को शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर दिसंबर का जो रेगुलर अधिवेशन होता है, दिसंबर 1920 में अधिवेशन होता है। ये कहां पर होता है? नागपुर में। नागपुर में होता है। ठीक है, तो कांग्रेस इसकी पुष्टि कर देती है कि गांधी जी ही शुरू करेंगे। ठीक, तो गांधी जी जो कर रहे हैं उसमें हम सबको सहयोग करना है। अब चीजें थोड़ा सा ध्यान सुनिए। पूछते हैं असहयोग आंदोलन के रीजन कौन कौन से थे, किसकी वजह से शुरू करा गया? तो पहले तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, एक रीजन था। दूसरा बढ़िया रीजन जलियांवाला बाग था।
जिसमें 376 लोग मारे गए थे। फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। जो जलियांवाले कांड के दोषियों को सजा दिलाना चाहते थे, और स्वराज की मांग, ये बड़े मुद्दे थे, ये रीजन थे कि क्यों ना इन रीजनों पे असहयोग आंदोलन शुरू करा जाए। ठीक है, असहयोग आंदोलन में कुछ रचनात्मक कार्य किए गए थे। असहयोग करना था तो जैसे शराब का बहिष्कार करेंगे हम लोग, शराब की दुकानों के सामने धरना दो, सरकार को आबकारी टैक्स नहीं मिलेगा। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना है। तीसरा रचनात्मक कार्य था अहिंसा का प्रयोग करना है, हिंसा नहीं करेंगे हम लोग। छुआछूत, छुआछूत रोकना है, छुआछूत से परहेज करना है। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, खादी कपड़ों का प्रयोग करेंगे, हाथ से बुनी हुई खादी। ओके, और क्या करना है, सविनय अवज्ञा करेंगे। जितने भी कानून थे, कड़े कानून थे, उनकी अवज्ञा करेंगे और कर नहीं देंगे। ये प्रोविजंस बनाए गए थे। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। अब गांधी जी ने नागपुर में स्वशासन के स्थान पर स्वराज की जो मांग थी, इसको नागपुर में गांधी जी ने चेंज कर दिया। पहले स्वशासन था, गांधी जी ने स्वराज कर दिया। ठीक है, अब इस घोषणा से अगर गौर करें, इस घोषणा से क्या फर्क पड़ा, अगर थोड़ा सा भी गौर करा जाए, इस घोषणा का फर्क क्या पड़ा। इस घोषणा से क्या हुआ, एनी बेसेंट घोषणा से एनी बेसेंट, जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, तीन नाम याद रखना है, एनी बेसेंट, जिन्ना और पाल, इन तीनों ने क्या किया, कांग्रेस छोड़ दी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। वो कौन व्यक्ति था जिसके लिए असहयोग आंदोलन के लिए जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ, इंटरेस्टिंग है। तो जिन्ना असहयोग मूवमेंट में सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के खर्चे बड़े बढ़ रहे थे, इसके लिए कहां से पैसा लाया जाए। तो 1921 में इस आंदोलन के खर्च को, इस आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और इसमें लोगों ने जमकर दान दिया, महाराष्ट्र के लोगों ने खास तौर पे। ठीक है, तो याद रखना है, जिन्ना असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए। लेकिन एक 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 घटना इस आंदोलन को कमजोर बना देती है। वो घटना है 5 फरवरी 1922 की। गोरखपुर आपको याद ही होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। ठीक है, गोरखपुर में एक जगह है देवरिया, देवरिया के पास एक जगह है चौरी चौरा। ठीक है, क्रांतिकारियों ने क्या किया, थाने में आग लगा दी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही, टोटल 22 लोग जल गए। अब इस घटना से दुखी होकर
ठीक है, गांधी जी ने इस घटना के कारण 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। बात तो आप समझ गए होंगे क्यों स्थगित किया। इसलिए स्थगित किया क्यों, क्योंकि जो पहली शर्त थी हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। अब फलस्वरूप क्या हुआ, समाप्त कर दिया। और 11 फरवरी 12 फरवरी थी शायद ये डेट, ठीक है। और 13 मार्च को 13 मार्च 1922 गांधी जी गिरफ्तार। अब गांधी जी को यहां गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। जज था, उसने ने 6 वर्ष की सजा सुनाई। जज का नाम था ब्रूमफील्ड। जज ब्रूमफील्ड ने क्या किया, 6 वर्ष की सजा सुनाई असंतोष को भड़काने के लिए, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण क्या किया, गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। देखा कि गांधी जी की हालत बिगड़ रही है, तो उनको वहां पर क्या कर लिया, रिहा कर दिया। अब कांग्रेस में बड़ा असंतोष का माहौल जन्म ले रहा था, ठीक है। इसी समय कांग्रेस के द्वारा ही एक जांच समिति की स्थापना की जाती है, सविनय अवज्ञा जांच समिति। जून 1922 में एक सविनय अवज्ञा जांच समिति, किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, हकीम अजमल खां। अब हकीम अजमल खां को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। चीजें फिर ड्रास्टिकली चेंज हो रही। अब कांग्रेस में बड़ा असंतोष की लहर थी कि अब करें तो क्या करें। बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे, कुछ गिरफ्तार होकर लौट भी आए थे, गांधी जी का इंतजार हो रहा था। इस समय तक क्या करें। इस बीच अभी गांधी जी रिहा नहीं हुए, क्योंकि 22 का समय है, सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना कर दी गई जून में। लेकिन फिर भी अब कांग्रेस अपने अस्तित्व को कैसे जिंदा रखे, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो आइए समझते हैं क्या किया गया।